हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आज आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 15 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन फिजिक्स के और 15 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के ऐसे लेकर के आए हैं जो आपको आने वाली एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा में 100% मिलने ही वाले हैं। तो अब आप लोग जरा चैनल को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए और इन प्रश्नों का भरपूर आप लाभ उठाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए मैथ से है। cos 15 प्लस साइन 15 अपान cos 15 माइनस साइन 15 अंश का मान कितना होगा वह आपको बताना है। तो देखिए, इसको हमने पहले मान लिया है कि x इज इक्वल टू cos 15 अंश प्लस साइन 15 अंश अपान cos 15 अंश माइनस साइन 15 अंश, ये हमने मान लिया। अब इसको हमने क्या किया है, दोनों साइड वर्क कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहां पर देखिए एक लाइन में कम करते हुए यहां इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है और इसको भी स्क्वायर कर दिया है और यहां भी स्क्वायर कर दिया है। अब क्या होगा, ऊपर देखिए a प्लस बी का होल आप स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर 15 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश और प्लस 2 साइन 15 अंश इंटू cos 15 अंश। यहां पर a प्लस बी का होल आप स्क्वायर मैंने लगाया है, नीचे भी लिख लीजिए इसी तरह से। तो हो जाएगा cos स्क्वायर 15 अंश प्लस साइन स्क्वायर 15 अंश और हो जाएगा माइनस 2 साइन 15 अंश इंटू cos 15 अंश। आगे यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर से बराबर निशान लगाइए। ऊपर देखिएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये 1 के बराबर हो गया, तो आप यहां पर 1 लिख लीजिए और प्लस इसको ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा हुआ है 2 साइन ए cos ए, दिस इज साइन 2a, तो 2 इंटू 15 अंश। यहां भी आप नीचे देखिएगा तो ये 1 लिखा हुआ है और माइनस हो जाएगा साइन 2 इंटू 15 अंश। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये है साइन 2 इंटू 15 यानी कि साइन 30, तो हो जाएगा साइन 30 यानी कि साइन 30 अंश अपान 1 माइनस साइन 30 अंश। एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 अपान 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2। एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 तो 3/2 ये हो गया। और यहां पर देख हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 पर पहुंचा देंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ये बचा 3, यानी x इज इक्वल टू √3। ये मान निकल गया cos 15 प्लस साइन 15 अपान cos 15 माइनस साइन 15। और ऑप्शन यहां पर देखिए कौन सा, ऑप्शन ए सही है, √3।
अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos स्क्वायर 26 अंश प्लस cos 64 अंश इंटू साइन 26 अंश प्लस tan 36 अंश अपान cot 54 अंश का मान कितना है वह आपको बताना है। तो देखिए यहां पर मैं उतार लेता हूं सबसे पहले cos स्क्वायर 26 तो ये लिख लिया प्लस यहां पर cos जो 64 है इसको मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 26 सॉरी 90 माइनस 26 और इंटू साइन 26 ये लिख लिया और प्लस यहां पर है tan 36 को तो लिख दिया आपने 90 माइनस 54 ये 30 हो गया और नीचे है cot 54 अंश कुछ ऐसे हमने इसको लिख लिया है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस अब 90 माइनस होने की वजह से cos बदल जाएगा साइन में तो साइन 26 तो पहले से साइन 26 लिखा था तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 अंश और प्लस ऊपर लिख देंगे देखिए यहां भी देखिए tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा तो होगा cot 54 यानी कि 54 अंश अपान cot 54 अंश। अब ये cot 54 अंश तो कट गया। यहां पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है तो आप यहां पर 1 लिख लेते हैं और यहां पर इसका भी मान 1 है तो प्लस का 1 लिख लीजिएगा। अब ये मान आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन यहां पर देखिए पहला ही ऑप्शन ए सही है 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan 45 अंश प्लस a/2 का मान कितना होगा तो यहां लिखते हैं हम tan 45 प्लस a/2 बराबर यहां पर लिखा हुआ tan a प्लस b फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b और ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का। तो अब देखिए a की जगह पर यहां पर है 45 यानी 45 और b की जगह पर है a/2 तो ये हो जाएगा tan 45 यानी कि 45 अंश प्लस a/2 बराबर ये होगा tan a यानी कि tan 45 प्लस tan a/2 बटे 1 माइनस tan 45 इंटू tan a/2। अब tan 45 का मान तो 1 होता है तो यहां पर हो जाएगा बराबर निशान 1 प्लस tan a/2 को लिख देते हैं sin a/2 प्लस cos बटे a/2 यानी 1 प्लस sin a/2 बटे cos a/2 और अपान 1 माइनस ये तो tan 45 मान 1 हो गया sin a/2 अपान cos a/2 बराबर निशान लगाइए। यहां पर देखेंगे तो cos a/2 हो जाएगा cos a/2 प्लस sin a/2 और पूरे का बटे होगा cos a/2 बट्टे की लाइन फिर है
यहां पर हो जाएगा cos a/2 माइनस साइन a/2 और पूरे का बटे हो गया cos a/2। अब cos a/2 तो कट गया, बचा कितना, ये बचा cos a/2 प्लस साइन a/2 अपन cos a/2 माइनस साइन a/2, इतना देखिए बच गया। अब आगे इसको और बढ़ाएंगे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, cos a/2 प्लस साइन a/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया cos a/2 प्लस साइन a/2 एक ब्रैकेट में और पूरे का बटे cos a/2 माइनस साइन a/2, यानी कि माइनस में मतलब प्लस a/2। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर हमने cos a/2 से ऊपर नीचे गुणा कर, cos a/2 प्लस साइन a/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब ऊपर देखिए यहां पर स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर बना तो ये हो जाएगा cos a/2 प्लस साइन a/2 का होला स्क्वायर, और नीचे आप देखिएगा तो एक ब्रैकेट में ये घट रहा है, यानी cos a/2 माइनस साइन a/2, और इधर देखिए जुड़ रहा है cos a/2 प्लस साइन a/2, यानी हम यहां लिख सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये लिख दिया। ऊपर देखिए यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे की लाइन देखिए यहां पर बढ़ा के हमने खींच लिया है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 और प्लस 2 साइन a/2 cos a/2, ये लिख लिया। नीचे फार्मूला लिखा हुआ है cos 2a का, यानी कि हो जाएगा cos 2 इंटू a/2, यहां से कट गया अपान 2। अब cos स्क्वायर a/2 और प्लस साइन स्क्वायर a/2, तो ये 1 हो गया, तो यहां पर मैंने 1 लिख लिया है। ये वाला मान होगा cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, तो 1 हो गया, और प्लस ये लिखा हुआ है 2 साइन a/2 इंटू cos a/2 होता है साइन 2a का, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू a/2, तो यहां से कैंसिल हो गया 2 और अपान में बचा cos a/2, और a/2 2 कैंसिल हो गया था, तो यहां पर 2 बचा ही नहीं, cos a बचा। अब पूरा हल करने पर मिल गया ऊपर क्या, देखिए ऊपर बचा है 1 प्लस साइन a और नीचे बच रहा है cos a, तो 1 प्लस साइन a अपान cos a, ये इसका है शॉर्ट आंसर। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस साइन a अपान cos a, ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 3 log x बेस 8 इज इक्वल टू 2 हो तो x का मान बताइए। तो यहां पर देखिए लिखा 3 log x 8 बेस में इज इक्वल टू 2। अब ये हम जो है ये लिखेंगे log x बेस 8 बराबर 2 अपान 3। अब ये लाग में लिखा था, इसको घात में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 की पावर 2 अपान 3 इंटू एक्स। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर 2 अपान 3 इंटू एक्स, ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा x के इज इक्वल टू
2 की पावर 2, देखिए यहां 2 है और यहां भी ये 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, x बराबर हो गया 4। और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन यहां पर देखिए ये बी ऑप्शन सही है 4। अगला क्वेश्चन देखकर दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉग ब्रैकेट में लॉग 16 बेस 2 और यहां भी बेस 2 लिखा हुआ है। तो देखिए पहले हम इतने को हल करेंगे, ये तो क्या लिखेंगे लॉग, ये ब्रैकेट लगा दिया लॉग, यहां पर ये बेस के लिख लिया, फिर यहां पर लॉग का फिर दोबारा लॉग लिखा हो लॉग, ये बेस 2 और ये लिख लिया है 16, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इतने को पहले ध्यान देंगे, तो क्या लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा log 2। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, जैसे लिखा है 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये लिख गया log 2 की पावर 4 और बेस 2 लिखा। अब इतने को देखिए यहां पर log और बेस, जैसे ये सेल कहीं लिखा होता है बेस और log समान होते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये वाला जो 4 पावर में है ये हम इसके यहां पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा log ब्रैकेट में ये log और यहां पर 4 लिख देंगे, 2 ये चला जाएगा बेस में, और इतने का मान यानी log 2 बेस 2 का मान हो जाएगा 1, ऐसे कुछ हो गया। अब फिर इसी में देखते हैं 4 को 2 की पावर 2 लगा देंगे तो हो जाएगा log, और यहां पर ये होगा log, ये बेस 2 है 2 की पावर 2, तो ये 2 पहले इधर चला आएगा। तो अब यहां पर देखिए ये वाला जो 2 है वो यहां पर चला जाएगा, ये हो जाएगा log और 2, और इधर ये बचा log 2 और बेस 2, log 2 और बेस 2 का मान फिर 1 हो गया। अब देखिए यहां पर एक गलती है, यहां पर भी बेस 2 है, जरा फिर से देख लीजिएगा, ये बेस 2 यहां छूट गया है, तो यहां भी आप बेस 2 दिखाइए, यहां भी बेस 2 दिखाइए, ये भी बेस 2 हो गया, ये भी बेस 2 हो गया, और यहां भी बेस 2 हो गया। तो अब ये इतना तो मान 1 हो गया, जब ये मान 1 हो गया तो आपके पास बचा कितना log 2 और बेस 2, log 2 और बेस 2 का मान कितना होता है 1 होता है। और ऑप्शन यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर देखिए ऑप्शन 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, और ऑप्शन नंबर डी है 1, और यही ऑप्शन यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab हो तो log a प्लस 2b का मान कितना होगा वो बताना है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा log a प्लस 2b बराबर, यहां पर लिख दिया log a प्लस बी, ए प्लस 2b लिख दिया है, ये लिखा, और इसका लगा दिया होल ऑफ स्क्वायर, और ये वाला 2 यहां पर है 1/2 के रूप में लिख दिया है। अब जरा इसको फिर से देखिएगा, यहां पर क्या किया है log a प्लस 2b बराबर लिख दिया हमने log a प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, और उसके पहले हमने 1/2 लिख दिया है। यदि इसको आप खोलें, इतने को आप भूल जाइए ये वाला, यदि इसको हम दोबारा खोलें तो हो जाएगा 1/2, और ये 2 पहले चला आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा log a प्लस 2b यानी कि पहले के बराबर होगा। तो अब बराबर निशान लगा लेते हैं, 1/2 लिख देते हैं हम, और यहां पर लिखेंगे log, और इधर लिख देंगे a प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, बताइए a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और दोनों संख्याओं के गुणा का दूना यानी हो जाएगा 4ab, 4ab ये हो गया। तो अब इसको लिखेंगे, अब देखिए यहां पर ये चीज आपको मिल गई, यही पे सवाल में दिमाग लगाना है।
हमको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 4b² बराबर 12ab दिया है। तो इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूं, चलिए यहाँ साइड में लिख के आपको बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर प्लस 4b² और इज इक्वल टू दिया हुआ है 12ab। अब आपके पास है कितना, यहां पर तो 4ab इधर की तरफ होना चाहिए प्लस, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b² ए लिख लिया। इसमें क्या किया है हमने, 4ab इधर प्लस कर लिया है, तो राइट साइड में भी हम 4ab ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 4ab, ये बराबर हो जाएगा 16ab के बराबर। तो वही काम अब आगे यहां मैं बढ़ा के कर लेता हूं। तो ये बराबर निशान फिर लगा लीजिए, 1/2 log, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 4ab को आप लिख सकते हैं 16ab, तो आपने लिख दिया 16ab। अब 16ab को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 log, ये हो जाएगा। अब यहीं पे मैंने 16 को तोड़ दिया है 2 की पावर 4 और लिख दिया ए बी। अब 2 की पावर 4 इसको क्या किया, ये हम इसको पहले भी यहां ला सकते हैं, और अभी ये ऐसा करिएगा यहां पर इसको मैं अलग अलग कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगा लीजिए, तो हो जाएगा log 2 की पावर 4 और प्लस log a और प्लस log b। यहां पर हमने जो नियम लगा दिया है, पहले तो यहां पर गुणे वाला ही नियम लगाया है, तो 2 की पावर 4 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाता है log m इंटू n बराबर होता है log m इंटू log n। तो ये इसमें देखिए 3 पद थे, ए बी और सी, या कह सकते हैं m n और r दिया है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा प्लस log a हो जाएगा प्लस log b हो जाएगा। अब इस 4 को आप पहले लिख सकते हैं, तो 1/2 और यहां पर ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, तो 4 log 2 प्लस log a और प्लस log b। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर देखिए 1/2 log a log b प्लस log 2, ये भी नहीं, ये नहीं, यहां पर आपको 4 log 2 वाला कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है, ये देखिए है यहां पर 4 log 2, यानी 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2, और ऑप्शन नंबर यहां पर ये सी सही हो जाएगा, 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, किसी वस्तु को 320 यानी कि 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए 20% की हानि होती, मतलब ये जो है 80 रुपए 100 रुपए का जब खरीदता है, तो इसका मतलब वो 80 रुपए का बेचता है, यानी कि 100 में से आप 20 घटा दीजिएगा तो 80 बच जाएगा। तो इस 320 का जब बेच रहा है, तो वस्तु खरीदी कितनी की होगी, तो 100 रुपए का हो गया, यदि क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हुआ कितना, 80 रुपए का, इसलिए 1 रुपए क्रय मूल्य हो गया, तो 80/100 हो जाएगा, इसलिए हो गया 320 का। तो ये जो किए यहां पर आप ये 2 जीरो दीजिए हटा, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24 और 1 25, 256 रुपए का उसने जो क्या किया होगा, खरीदा होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये कह रहे हैं कि 320 रुपए का बेचने पर, यानी कि ये जो 80 रुपए का बेचते थे,
तो इनका खरीदा था 100 रुपए का, क्योंकि ये 20% हानि पर बेच रहा था। तो 1 रुपए का खरीदेंगे तो हो जाएगा ये आपका 100/80, और ये कितने का बेच रहे हैं? 320 का बेच रहे हैं। तो 8 चौके 32, यानी कि इनका खरीदा कितना था? 400 रुपए का खरीदा था, जो कि ये 20% हानि पर 320 का बेच रहे थे। अब इनको कितने का बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो, तो आपको क्या कर देना है? ये विक्रय मूल्य निकालना है। तो 400 और 25% प्रॉफिट है, तो आप 100 में 25 जोड़िए, 125 लिखिएगा, बट यहाँ पर 100 कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। तो ये मान हो जाएगा आपका 500, सीधे सीधे ये 4 गुणे 125, 500 रुपए का। यानी 500 का यदि इसी वस्तु को बेचे 500 रुपए की, तो इनको जो है 25% का प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहां पर बी ये राइट है, 500 रुपए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में 575 रुपए तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। तो अब देखिए, 3 साल में तो हो गया 575 और 5 साल में हो गया 625, तो अंतर कितने वर्षों का हो गया? 3 साल और 5 साल, मतलब 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज हो गया, 2 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज 625, ये आप लिख लीजिए, और इसमें से आप 575 घटा दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपए इनको 2 साल के ब्याज के हो गए। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 25 रुपए। तो 3 साल का यदि हम ब्याज घटा दें, तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 575 रुपए, तो ये हो गए। और 3 साल का ब्याज आप इस हिसाब से 50 रुपए 2 साल के हिसाब से घटा दीजिए, यानी कि 25 रुपए साल के हिसाब से। तो 3, यानी यहाँ पर 3 गुणे 25 यानी 75 रुपए घटा दीजिए, तो मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। अब ब्याज की दर बतानी है, तो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, तो ब्याज है कितना रुपया? 25 रुपए ब्याज हो गया। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 500, गुणे दर कितनी है हमको नहीं पता है, और समय कितना है? 1 साल का ये ब्याज है, और बटा 100 आप कर लीजिएगा। तो 2 जीरो तो इधर से कट गए, 5 से इधर काटिएगा तो 25, ये आ जाएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आर बराबर 5%, यानी 5%। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा, 5%। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 16 व 4 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो आप यहां पर 16 लिख लीजिएगा, ठीक है, अनुपात x लिख लीजिएगा, समानुपात निशान लगा दीजिएगा, और फिर यहां पर x लिखिएगा, और ये 4 लिख लीजिएगा। अब अंदर अंदर की गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, 64 हो जाएगा। तो x का जो मान आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। और ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो गई है। 16 गुणे 4 64 होता है, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, 8, यानी x बराबर होगा 8। और यहां पर जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी सही, 8। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8:21 समानुपात है 13:31 में क्या जोड़ें कि योगफल समानुपात में हो जाए? तो इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप 3 जोड़ दिए, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और 3 और 3 24 होगा। तो ये 11 और 24 में कोई अनुपात 11 और 24 से बनना कट नहीं रहा है। यहां पर देखें 16 और 34 से नहीं, इसको नहीं मिल पा रहा। यहां जरा 5 जोड़िएगा, तो ये 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 8 5 होता है 13, ये हो गया। और 21 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। समानुपात देखिएगा, यहां पर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 31 5 होता है 36। अब देखिए यहां पर ये होगा 13 दूना 36,
20 और 18 दूना 36, 1:2 हो जाएगा। इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, यानी 11 नंबर पे 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 5:6 हो जाए। अब यहां पर देखिए आप जोड़ दीजिए, 5:6 देखना है तो यहां पर 13 जोड़िए तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 और 12 मिलकर, 13 और 3 मिलकर हो जाएगा 16, और 16 और ये हो जाएगा 18। तो 16 और 18 में 5:6 का अनुपात नहीं बन पा रहा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। यहां पर देखिएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये होगा आपका 12, 10:12। हाँ, ये जरा चेक करिएगा। तो देखिए हमने 7 जोड़ दिया है तो 7 3 हो गया कितना, 10 हो गया, और ये 7 और 5 मिलकर कितना, 12 हो गया। 5 दूनी 10 और 2 छाक 12, यानी 5:6, और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी 7। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। तो त्रिज्या यहां पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये तो इसका आप क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे पाई लिखिएगा और आर की जगह पे 5 × 5, यानी होगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी परिधि निकाल लीजिए। तो परिधि हो जाएगी, परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहां पर 2 लिखेगा, पाई की जगह पे पाई लिखेगा और आर की जगह पर लिखना है 5। तो ये हो जाएगा 10 पाई। अब सेंटीमीटर ये हो गया। तो यहां पर मात्रक से मतलब नहीं है, केवल आंकिक मान से मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि जो है 25 पाई का कितना प्रतिशत जो होगा वो 10 पाई है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल की परिधि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 25 पाई ये हो गया, 25 पाई, और ये कितना था, 10 पाई ये हो गया, और गुणा कितना कर लेंगे, 100 लिख लेंगे। यानी कि क्षेत्रफल बटे परिधि गुणा 100, पाई से पाई कट जाएगा, 10 से एक जीरो यहां से कट जाएगा, और 25 और 1 10 का गुणा हो जाएगा 250, यानी 250 × 250%। और यहां पर जो ऑप्शन देखेंगे वो ऑप्शन डी सही है, 250%। यह अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या 5% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो त्रिज्या को आप आर मान लीजिएगा, आर। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या को 5% कम किया गया, यानी कि 95% रखा गया। तो यहां पर आप क्षेत्रफल लिख लेते हैं, A1 बराबर पाई गुणा, और त्रिज्या का कितना परसेंट, 95%, तो 95/100 इंटू आर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसका क्या करिएगा कि ये जो है कितना घट गया, तो आपको डेल्टा ए बराबर निकालना होगा पाई गुणा 95 आर स्क्वायर अपान 100 इंटू 100। इसमें से आप घटा देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब निकालना है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा पाई इंटू 95, एक बार और यहां पर लिखेंगे 95, देखिए छूट गया गलती से, तो होगा 95 गुणा 95 गुणा आर स्क्वायर बटा 100 और इंटू 100। एक बार फिर से मिलाइएगा, पाई गुणे 95 गुणा 95 गुणा आर स्क्वायर अपान 100 इंटू 100 माइनस पाई आर स्क्वायर। ये घटा लीजिएगा, अपान इसको करना, इसको चलिए मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, और अपान कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और गुणा 100 करिएगा। अब क्या करना है,
इसमें आप पाई आर स्क्वायर पहले कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये आपके पास बचेगा 95 इंटू 95 अपान 100 इंटू 100 और -1 हो जाएगा, और अपान पाई आर स्क्वायर ये होगा गुणा 100 ही हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। अब 95 और 95 का गुणा कर लेंगे, तो 95 और 95 का गुणा जो हो जाएगा वो आएगा आपका ये 25, तो ये हो जाएगा, और ये होगा ये 190 में और लिख लेता हूं। कैसे मैंने लिख दिया है ये समझिएगा, 95 इंटू 95 यानी कि 95 का होल आप स्क्वायर ही तो लिखना था। तो यदि वर्क करना है तो क्या करेंगे, हमको कोई ऐसा नंबर है जिसका वर्क करना है जिसमें लास्ट डिजिट यानी कि इकाई 5 है, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पर 25 लिख देंगे। और ये 9 संख्या है, इसके अगली वाली संख्या है 9 के बाद 10 आता है, तो 9 और 10 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 90, तो ये 90 आ जाएगा। यहां पर आपको 90 लिखना था। तो ये आपका 9025 बटा 100 गुणा 100 और -1 और फिर यहां पर गुणा 100 कर लेंगे। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका जो आंसर मिल जाएगा वो 9.7% आएगा, और इस तरह से इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन है डी सही, 9.7। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि दी है 24 पाई यानी 24 पाई मीटर, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितनी है वो आपको निकालनी है। तो देखिए यहां पर परिधि दिया है 2 पाई आर बराबर दिया है 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा। त्रिज्या आपको मालूम हो गई 12 मीटर, ठीक है। अब जब त्रिज्या 12 मीटर हो गई तो अब ये जो है ये तो इधर था ये वृत्त, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा जो है मार्ग बनाया गया, तो अब जो इसकी बाहर वाला जो मार्ग है, मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी 12 में आप 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगी। तो यहां पर R1 बराबर आप लिख लीजिएगा 14 मीटर। परिधि निकाल लीजिएगा, तो परिधि यहां पर S बराबर आप लिखेंगे 2 पाई R, तो यहां पर 2 लिखिएगा, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख सकते हैं और R की जगह पर लिख देंगे 14। 2 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 और 2 का गुणा 4 आएगा, और 4 का 22 से 2 दूना 4, 4 का 22 से गुणा हो जाएगा तो 88, और यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा 88 मीटर, ये डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन बताइए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 36 पाई, ये दिया हुआ है। पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो 9 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आर बराबर आएगा 3। अब निकालना है आयतन, तो आयतन का फार्मूला होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 लिख लीजिए, पाई की जगह पे आप पाई ही लिख लीजिएगा, आर की जगह पर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और यहां पर देखिए 9 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो 9 चौक 36 और पाई। तो ऐसे बोलें कि इस कंडीशन में यहां पर जो है संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दोनों समान आएंगे। कितना आएगा? 36 पाई घन सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर यहां बी ये सही है। अब चलिए देखिए शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान पार्ट से, और जो भौतिक विज्ञान के भी मैंने 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चुने हैं। तो अब चलिए देखिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं, संयुग्मी फोकस संभव है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में, और सभी में। सभी का मतलब इन तीनों में। तो संयुग्मी फोकस कहते किसे हैं? वह बिंदु जिस पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब दूसरी जगह बने, और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर यदि वस्तु रख दें तो
पहली जगह जहां वस्तु रखी थी वहां पर प्रतिबिंब बने। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब की अदला बदली करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन की या स्थिति केवल संभव होती है अवतल दर्पण में, और ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, बड़ा और छोटा। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ना वास्तविक बनता है, ना बड़ा बनता है, ना छोटा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी माध्यम तथा हवा के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 अंश है, तो हवा के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना है वह निकालना है। देखिए, क्रांतिक कोण का जो फार्मूला होता है वो n बराबर 1/sin होता है। sin c, n की जगह पर n लिख लीजिएगा, 1/sin की जगह पे sin लिख लेंगे कितना 45 अंश, और sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो n = हो जाएगा ये 1/1, और √2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी √2। और ऑप्शन यहां पर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा यहां पर देखिए ए सही है, √2। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा फिर से क्या है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, मतलब ऐसे बोले कि वायु के सापेक्ष कहें या जल का अपवर्तनांक कहें, तो जल का अपवर्तनांक होगा ANW बराबर है 4/3, और वायु के सापेक्ष जल हो गया, और कांच का मतलब होगा ANG बराबर हुआ 3/2। ये अपवर्तनांक दिए हुए हैं। यहां पर पूछा गया है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं, आपको निकालना है ये GNW, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोले, या जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो यहां ये लिखा जाता है ANW हो जाएगा अपान ANG हो जाएगा। ANW का मान कितना आएगा 4/3 है, और ANG का मान है 3/2। ये आंसर मिल जाएगा आपका 8/9। और यहां पर जो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सही है 8/, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा A 8/9। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तो देखिए यहां पर अवतल लेंस की क्षमता बतानी है, आपको फॉर्मूला पता है P बराबर 100/f या 1/f। अब 100/f लिखेंगे तो सेंटीमीटर में मान लिखना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में देखिए मान दिया हुआ है, तो P बराबर हमने लिख दिया है 100/f, और ये 100 है, और f का मान कितना है 40 सेंटीमीटर, आप यहां पर 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, तो 2.5। लेकिन यहां पर ऑप्शन जरा चेक करते हैं, देखिए 2.5 डायोप्टर दिया, -2.5 डायोप्टर दिया हुआ है। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी नेगेटिव में होगी, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, -2.5। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि यदि श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी रंग में जो विचलन सबसे अधिक होता है, आधार की तरफ बैंगनी रंग ज्यादा मुड़ती है, और ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है लाल, नीला, पीला और काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला होता है, और ऑप्शन नंबर यहां पर होगा डी सही, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है। तो दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा नहीं होता है, अवतल दर्पण का भी उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है। इसीलिए वाहनों में साइड देखने के लिए जो है
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंख के किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से वस्तु दिखाई नहीं देती है, यह बात ध्यान रखनी है। आंसर है अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना और इनमें से कोई नहीं। पहले तो आप ये जाने कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, और रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है तो सबसे ज्यादा स्पष्ट चमकीला यानी दिखाई देता है। यहां पर बात की है नहीं दिखाने देने की, तो अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो मानव को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखा है ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर की होल पावर -1 और इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। फार्मूला इसका बनता है R बराबर रो L अपान ए। R यहाँ पर प्रतिरोध है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई है और A एरिया है, यानी सेक्शन एरिया जिसको करेंगे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए और केवल अर्धचालकों के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो ओम का जो नियम है वो है सत्य केवल धात्विक चालकों के लिए और ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, जूल प्रति कूलाम मात्रक है। तो जूल प्रति कूलाम, ये देखिए जूल हो गया W अपान Q, तो W अपान Q ये वोल्ट होता है, V बराबर W अपान Q, ये वैद्युत विभव का मात्रक है और ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 किलोवाट इन 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं? तो ये मान है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ही होते हैं, और ये जो तीन ऑप्शन और दिए हैं 3.6 इंटू 10⁻3 और 3.6 इंटू 10⁻³ ये दोनों ऑप्शन गलत हैं और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस ये तीनों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो भौतिक विज्ञान पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और सभी यहां पर लिखा हुआ है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं रसायन विज्ञान से, और रसायन विज्ञान की 15 क्वेश्चन, जो उसमें से पहला क्वेश्चन है, धातु है NO S और A। तो यहां पर धातु नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन हो गई, ये सल्फर हो गया और सोडियम, तो धातु है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो ये हाइड्रोजन विस्थापित करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, कॉपर, ये आपने कॉपर दो बार लिख दिया है, चलिए इसको मैं कुछ दूसरा और लिख सकता हूं, Ca लिख दिया हुआ और सभी। तो यहां पर निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम है और ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनिया HCl से क्रिया करके बनाती है, यानी क्या बनाती है? N2 बनाती है, Cl2 बनाती है, NH4Cl बनाती है या इनमें से कोई नहीं? तो अमोनिया जो है HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सी गैस ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हैं? ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों हैं, SO2, H2S, CO2 और कोई नहीं। तो ऑक्सीकारक और अपचायक गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर पायराइड का सूत्र है CuFeS2, Cu2S, Cu2O और इनमें से कोई नहीं।
तो कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है CuFeS2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। अगला क्वेश्चन है, ईथर श्रेणी का अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है? ओ बॉन्ड, ओ बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर ये और ये है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 7 है, एरोमेटिक यौगिक कौन है? C2H6, CH3OH, C2H4 या C6H6। तो एरोमेटिक जो यौगिक हैं वो CH3OH, और ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, चीनी, नमक और सभी। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो बनने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो यूरिया है, NH2CO, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9, कार्बनिक यौगिक कौन है? इनमें C2H6 है, NaCl है, NH4Cl है, या सभी हैं? तो C2H6 ये कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र बताइए। CH4 और C2H4, CH2 और C2H6। तो मार्स गैस जो होती है इसको CH4 यानी मीथेन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 है, पेट्रोलियम प्रभाज में सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? तो पेट्रोलियम प्रभाज में सबसे कम क्वथनांक ऑप्शन दिया पेट्रोल, केरोसिन, मोम, और इनमें से कोई नहीं, पेट्रोल का होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, और इनमें से यानी कि सभी। तो साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, इसीलिए साबुन को क्षार कहा गया है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह देखिए पहला वाला ही है, सिंगल बॉन्ड CHO। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? SN, MgC और Na यानी कि सोडियम। तो ये उभयधर्मी पूछा है, उभयधर्मी ऑक्साइड है SN। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।